नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने राजकोषीय नीति एवं टैक्सेशन के बारे में पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम सहायकी या सब्सिडी के बारे में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो सब्सिडी क्या होती है? देखिए, सब्सिडी वित्तीय सहायता होती है जो कि सरकार के द्वारा देश के नागरिकों को या फिर कंपनियों को या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या संस्था हो सकती है, उसको प्रदान की जाती है। और ये जो वित्तीय सहायता होती है, ये न केवल धन के रूप में या नगद के रूप में प्रदान की जाती है, बल्कि ये कर छूट के रूप में। जैसे कोई वस्तु या सेवा महंगी है तो सरकार हो सकता है उस पर कर छूट दे दे, और कर छूट से क्या होगी कि वो जो वस्तु है या सेवा है वो क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी या अफोर्डेबल हो जाएगी, ताकि समाज के सभी वर्गों के द्वारा उसका उपभोग किया जा सकते। या फिर बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करा दे। जब आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा तब भी जो है समाज के सभी वर्ग इसका जो है लाभ ले सकेंगे, राइट। और जब ये वित्तीय सहायता दी जाती है तो उससे कोई भी जो माल, वस्तु या फिर जो सेवा होती है उसकी क्या होती है, कीमत कम हो जाती है, राइट। तो ये जो है हमने सब्सिडी के बारे में समझा। एग्जाम्स में अगर हम इसकी सीधी परिभाषा लिखें तो हम सीधा कह सकते हैं कि सब्सिडी किसी आर्थिक या सामाजिक नीति को आगे बढ़ाने के लिए दी गई वित्तीय सहायता होती है। और ये वित्तीय सहायता सरकार द्वारा देश के व्यक्तियों को, कंपनियों को या संस्थाओं को प्रदान की जाती है। और यह वित्तीय सहायता धन के रूप में, कर छूट के रूप में या बिना ब्याज के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। सब्सिडी का अगर हम अर्थ समझें तो सब्सिडी का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि जब किसी वस्तु एवं सेवा की कीमत उसके उत्पादन लागत, राइट, उसकी उत्पादन लागत से कम कर ली जाती है तो उस अंतर, भाई जो जिसका जितना उसकी क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, और उस प्रोडक्शन कॉस्ट से जितनी हम उस वस्तु की जो कीमत क्या है, कम करते हैं, उस अंतर की क्षतिपूर्ति को ही क्या कहा जाता है, सब्सिडी कहा जाता है। तो सब्सिडी का अर्थ किसी वस्तु एवं सेवा की कीमत उसके उत्पादन लागत से जब कम कर ली जाती है तो उस अंतर की क्षतिपूर्ति को ही क्या कहा जाता है, सब्सिडी कहा जाता है, राइट। अब हम यहाँ पर समझेंगे सब्सिडी के प्रकार। ये हमारे सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए हो सकता है यहाँ पर 5 नंबर का जो है वो प्रश्न पूछ लिया जाए कि सब्सिडी के विभिन्न प्रकारों के बारे में वर्णन कीजिए। अब एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सब्सिडी का संबंध अर्थव्यवस्था के किसी एक विशेष क्षेत्र से नहीं है कि सब्सिडी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही दी जाती है, या सब्सिडी कृषि क्षेत्र में ही दी जाती है, या आप कहें कि वो औद्योगिक क्षेत्र में दी जाती है। दरअसल सब्सिडी का जो संबंध है वो अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र से है, राइट। सब्सिडी प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो या तृतीयक क्षेत्र हो, या फिर हम ये कहें कि सामाजिक क्षेत्र हो या फिर आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जो है वो सब्सिडी प्रदान की जाती है, अलग अलग रूपों में प्रदान की जाती है। इसीलिए अगर हम सब्सिडी के प्रकार देखें तो सब्सिडी के कई प्रकार हो सकते हैं, जिसको हम आधार के आधार पर, मतलब बेसिस क्या है या किस आधार पर सब्सिडी दी जाती है, इसके आधार पर हम जो है सब्सिडी को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सब्सिडी के प्रकार समझेंगे और किस आधार पर, तो जो सब्सिडी का आधार होगा उस आधार पर हम सब्सिडी के प्रकारों को समझेंगे। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा प्रदाता, अर्थात सब्सिडी देने वाला कौन है या सब्सिडी किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो सब्सिडी यदि केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी होगी, या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी। दूसरा हो जाएगा वितरण के आधार पर, राइट, कि सब्सिडी का वितरण कैसे हो रहा है, उस पर प्रत्यक्ष सब्सिडी, अप्रत्यक्ष सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी। फिर उपयोगिता के आधार पर जो सब्सिडी है वो 2 प्रकार की होती है, जैसे मेरिट सब्सिडी और नॉन मेरिट सब्सिडी।
अब आगे जाकर हम यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ेंगे, हो सकता है 3 नंबर में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मेरिट सब्सिडी क्या होती है, राइट। तो उपयोगिता के आधार पर मेरिट सब्सिडी और नॉन मेरिट सब्सिडी, वहीं वर्गीय आधार पर सामाजिक सब्सिडी हो जाएगा, आर्थिक सब्सिडी हो जाएगा, या कृषि क्या हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा। अब पहला हो जाएगा यहाँ पर प्रदाता के आधार पर सब्सिडी। मैंने बताया था कि प्रदाता का मतलब क्या हुआ, किसके द्वारा, तो यहाँ पर सब्सिडी देने वाला कौन है, या फिर हम ये कहें कि सब्सिडी किसके द्वारा दी जा रही है। तो सब्सिडी किसके द्वारा दी जा रही है या प्रदाता के आधार पर सब्सिडी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। अगर सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही है तो हम कहेंगे कि केंद्र सरकार या केंद्र द्वारा प्रदत्त सब्सिडी, जैसे केंद्र सरकार पेट्रोल पर सब्सिडी प्रदान करती है, वहीं कृषि क्षेत्र में उर्वरक पर एवं खाद पर जो सब्सिडी है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। वहीं अगर हम देखें तो राज्य सरकार भी सब्सिडी प्रदान करती है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। वहीं विद्युत सब्सिडी, जैसे कृषि क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में सरकार कम दरों पर जो बिजली उपलब्ध कराती है वह भी सब्सिडी हो जाएगी, या फिर सिंचाई हेतु जो सब्सिडी है वो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जाती है। तो ये पहला प्रकार हो जाएगा प्रदाता के आधार पर सब्सिडी, केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त और राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त। अब दूसरा यहाँ पर हो जाएगा वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो सब्सिडी है उसका वितरण किस प्रकार से हो रहा है, क्या वो जो सब्सिडी है वो सीधा हम लोगों को दे रहे हैं या फिर हम उसको अप्रत्यक्ष तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस आधार पर या हम ये कहें कि वितरण के आधार पर जो सब्सिडी है वो 3 प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यक्ष सब्सिडी, दूसरा अप्रत्यक्ष सब्सिडी और तीसरा क्रॉस सब्सिडी हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष सब्सिडी है और अप्रत्यक्ष सब्सिडी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हो सकता है कि 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाए, या हो सकता है जो अप्रत्यक्ष सब्सिडी है इससे तो हो सकता है 11 नंबर का प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, नगद लेन देन। और समझना, अगर हमको नगद लेन देन को समझना है तो उसके लिए हमको प्रत्यक्ष सब्सिडी और अप्रत्यक्ष सब्सिडी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसको मैं बहुत अच्छे से आने वाले समय में समझाऊंगा, अभी हम संक्षेप में यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होती है। देखिए प्रत्यक्ष सब्सिडी वह सब्सिडी होती है जो कि सीधा लाभार्थियों को उनके खातों में पहुंचाई जाती है या सीधा लाभार्थी को दी जाती है। तो ऐसी सब्सिडी जो सीधा लाभार्थी को दी जाती है उस सब्सिडी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं। इस सब्सिडी में जैसे अगर सरकार जो है धन के रूप में जो है लोगों को सीधा उनके खातों में क्या करती है, प्रवेश कराती है। जैसे आपने सुना होगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसी भी योजना के माध्यम से या छात्रवृत्ति हो, सभी डीबीटी के रूप में जो है लाभार्थी उनके खातों में ये सब्सिडी पहुंचाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कृषि यंत्रों पर जो सब्सिडी है वो डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। जैसे अगर आप ट्रैक्टर खरीदेंगे तो 1 लाख की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी लेकिन सीधा खाते में, या फिर एलपीजी सब्सिडी। दूसरा हो जाएगा अप्रत्यक्ष सब्सिडी। ऐसी सब्सिडी जो लाभार्थी तक प्रत्यक्ष रूप से या सीधी नहीं पहुंचती है बल्कि किसी अन्य योजना के माध्यम से या अन्य लाभ के स्वरूप पहुंचती है, उसको हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं। जैसे सरकार ने रियायती क्या दे दिए, ऋण उपलब्ध करा दिए। अब हो सकता है अगर आप कृषक हैं तो आप सस्ते दामों पर जो है वो लोन ले सकते हैं और उसको कृषि में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। या फिर आप आपका रोजगार जो है शुरू कर सकते हैं, तो जो रियायती ऋण है वो अप्रत्यक्ष सब्सिडी में आएगा। या फिर करों की जो है दर क्या कर लेना, कम कर लेना। हो सकता है कि सरकार किसी क्षेत्र विशेष में उद्योगों की स्थापना के लिए वहाँ पर करों की दर को क्या कर दे,
कम कर दे। तीसरा हो जाएगा बिजली की दर कम करना। तो ये जो है ये क्या है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी के उदाहरण हो जाएंगे। तीसरा और महत्वपूर्ण ये हो सकता है कि 3 नंबर में पूछ लिया जाए कि क्रॉस सब्सिडी क्या होती है। देखिए, क्रॉस सब्सिडी ऐसी सब्सिडी होती है जिसमें सरकार को, जैसे दो वस्तुएं हैं, यहाँ पर जैसे हमने क्या दिया कि यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, एक हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हमने मान लिया एक वस्तु हो जाएगी यहाँ पर विदेशी घी, या हो सकता है कि विदेशी क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा, और दूसरी वस्तु हो जाएगा यहाँ पर देसी घी या देसी क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा। जब सरकार को किसी एक वस्तु को प्रमोट करना होता है तो सरकार क्या करेगी कि दोनों वस्तुओं में से किसी पर भी सब्सिडी प्रदान नहीं करेगी, लेकिन सरकार ने क्या किया कि जो पहली वस्तु है जैसे विदेशी घी या तेल, इस पर हो सकता है इसका आयात शुल्क बढ़ा दिया, राइट, या फिर किसी भी अन्य प्रकार से इस पर क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। अब आप मुझे बताओ कि जब इस वस्तु पर टैक्स लगेगा तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक लोग किसको खरीदेंगे, देसी घी या देसी तेल को। तो इस तरीके से जो सब्सिडी होगी वो क्या होगी, क्रॉस होगी। सीधा सा हम कह सकते हैं कि एक वस्तु पर सरकार कर लगाकर आवश्यक दूसरी वस्तु को सब्सिडी प्रदान करती है तो उसे क्या कहा जाता है, क्रॉस सब्सिडी कहा जाता है, राइट। अब तीसरा हो जाएगा यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर, या हम ये कहें कि जो सब्सिडी है उसका लाभ कौन ले रहे हैं, अर्थात लाभार्थी के आधार पर या फिर उपयोगिता के आधार पर जो सब्सिडी है उसको हम कहते हैं मेरिट सब्सिडी और नॉन मेरिट सब्सिडी। ये भी 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। पहला हो जाएगा मेरिट सब्सिडी, यहाँ पर जो है मेरिट लिखा हुआ है, ये मेरिट सब्सिडी, राइट। अब देखिए मेरिट सब्सिडी का मतलब क्या होता है, ऐसी सब्सिडी जिसका जो है उपयोग ज़्यादा लक्षित लोगों को क्या होता है, लाभ पहुंचाना होता है। कहने का मतलब ये है कि आप समझिए, हम दो सब्सिडी ले लेते हैं, यहाँ पर एक हो जाएगी बिजली सब्सिडी, राइट, और दूसरी हो जाएगी यहाँ पर छात्रवृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस सब्सिडी का लाभ समाज के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा उठाया जा रहा है तो वो कौन सी कहलाएगी, मेरिट सब्सिडी कहलाएगी। अर्थात ऐसी सब्सिडी जिससे ज़्यादा लक्षित लोगों को लाभ हो उसे हम क्या कहते हैं, मेरिट सब्सिडी कहते हैं। अर्थात इससे समाज का एक अधिक बड़ा जो वर्ग है इससे लाभ उठाता है या उसको फायदा पहुंचता है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएगी, प्राथमिक शिक्षा पर जो सरकार छात्रवृत्ति देती है, अब इसमें कोई भी विद्यार्थी हो, सभी विद्यार्थियों को जो है वो छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये यहाँ पर कौन सी होगी, ये होगी यहाँ पर मेरिट सब्सिडी कहलाएगी, राइट। अब इसकी तुलना में नॉन मेरिट क्या होती है, देखिए ऐसी सब्सिडी जिसका कम लक्षित लोगों को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। अर्थात ऐसी सब्सिडी जब जिसको सरकार देती है तो उससे छोटे सामाजिक वर्ग, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूनतम सामाजिक वर्ग को ही इसका क्या मिलता है, लाभ मिलता है। अर्थात हम ये कहें कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको इससे क्या होता है, कम लाभ मिलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मेरिट सब्सिडी कहेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा एलपीजी पर सब्सिडी। अब समझना, ये उज्ज्वला स्कीम के पहले की है। आपको पता होगा कि सरकार एलपीजी पर जो है सब्सिडी बहुत लंबे समय से दे रही है, लेकिन कुछ समय पहले तक हमारे देश के जो निर्धन परिवार होते थे, गरीब परिवार होते थे, उनके पास में तो सिलेंडर होते ही नहीं थे। इवन अभी भी उज्ज्वला स्कीम के तहत लोगों के पास में सिलेंडर तो हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो एक निम्न परिवार होता है उसके लिए अगर सरकार जैसे एक सिलेंडर की जो कीमत, अगर सब्सिडाइज सिलेंडर की जो कीमत है 500 रुपये है, तब भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग 500 रुपये खर्च करने में हिचकिचाते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार तो एलपीजी पर सब्सिडी दे रही है,
लेकिन क्या वास्तविक रूप से ये जो सब्सिडी है ये निर्धन परिवारों या जो अति गरीब परिवार है क्या वो इसका फ़ायदा ले पा रहे हैं? अगर नहीं ले पा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी? नॉन मेरिट सब्सिडी कहलाएगी। या फिर बिजली पर, अब जैसे आप समझिए बिजली पर जो सब्सिडी है, नो डाउट अब आप सोच रहे होंगे कि बिजली तो सब लोग उपभोग करते हैं, कंज्यूम सब करते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार ज़्यादा से ज़्यादा एक कूलर, एक पंखा, एक फैन इस सब का प्रयोग करता है। लेकिन जो जितने भी उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो कई प्रकार के विद्युत अप्लायंस करते हैं और सबसे ज़्यादा विद्युत की खपत कहाँ होती है? उद्योगों में होती है। तो सरकार अगर सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रही है तो उसका फ़ायदा जो है वो निम्न तकवा जो है या जो हम कह सकते हैं निम्न आय वर्ग के व्यक्ति हैं उनको इससे कम फायदा पहुंचेगा, और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको इससे क्या होगा? फायदा अधिक पहुंचेगा। राइट? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इसके अगर हम इसको एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि एलपीजी या बिजली पर जो सब्सिडी है उससे कम लोगों को क्या हो रहा है? फायदा पहुंच रहा है, या एक छोटा सामाजिक वर्ग को इससे लाभ मिल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन मेरिट सब्सिडी कहेंगे। राइट? नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर वर्गीय आधार पर सब्सिडी। तो वर्गों के आधार पर जो है सब्सिडी उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो जाएगी यहाँ पर सामाजिक सब्सिडी हो जाएगी कि सामाजिक उत्थान के लिए जो भी वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? सामाजिक सब्सिडी कहेंगे। और दूसरा आर्थिक क्षेत्र में दी जाने वाली आर्थिक सब्सिडी। तो सामाजिक सब्सिडी में क्या आ जाएगा यहाँ पर? जैसे स्वास्थ्य सब्सिडी आ जाएगी। अब स्वास्थ्य सब्सिडी कैसे? जैसे आयुष्मान जो भारत योजना है, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत कोई भी व्यक्ति आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपना इलाज करा सकता है, तो वो भी क्या है? एक प्रकार की वित्तीय सहायता हुई। तो इस तरीके से स्वास्थ्य जो सब्सिडी है, या शिक्षा में छात्रवृत्ति दी जाती है। आवास पर आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। जल पर सब्सिडी और अनाज पर जो है इस तरीके की जो है सामाजिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं अगर हम देखें तो आर्थिक क्षेत्र में जो है कृषि पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, सिंचाई के क्षेत्र में, शक्ति या ऊर्जा हेतु, औद्योगिक क्षेत्र में, परिवहन हेतु या संचार हेतु जो सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है उसको हम आर्थिक क्षेत्र की सब्सिडी कहेंगे। तो अब हम सब्सिडी के उद्देश्यों को समझेंगे, या हम कह सकते हैं कि सब्सिडी का महत्व क्या है। राइट? तो हो सकता है परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जा सकता है कि सब्सिडी के उद्देश्य क्या है। तो सब्सिडी के उद्देश्यों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर कोई भी वस्तु या सेवा की कीमत क्या है? अधिक है, तो उस कीमत अधिक होने की वजह से जो निम्न आय वर्ग है या जो अति गरीब हैं या जो बीपीएल कार्डधारी हैं वो उस वस्तु या सेवा का लाभ नहीं पहुंचाएंगे, नहीं ले सकेंगे। इस स्थिति में सरकार उनकी सहायता के लिए क्या करती है? वित्तीय सब्सिडी प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो सत्ता है वो कैसी है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु प्रतिबद्ध है। इसीलिए हम सीधा कह सकते हैं कि राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को बनाए रखने हेतु जो वस्तुएं एवं सेवाओं की अधिक उत्पादन लागत होने के कारण जो वस्तुएं क्या होती हैं? महंगी हो जाती हैं। इस और उन वस्तुओं की कीमत को कम करने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो इसको आप एक तरीके से इंट्रोडक्शन के तौर पर हम इसको लिख सकते हैं। अब हम विभिन्न उद्देश्यों को देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा जो बीपीएल परिवार हैं उनको कम मूल्य पर क्या है? अनाज वितरित किया जा रहा है। और ये एक तरीके से हमारे देश में खाद्यान्न सुरक्षा हेतु अति अनिवार्य होता है। जो अति पिछड़े या हम ये कहें कि बिलो द जो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो परिवार होते हैं उनके लिए खाद्यान्न सुरक्षा हेतु जो लोक वितरण प्रणाली होती है उसके माध्यम से अनाज जो है वो कम मूल्य पर वितरित किया जाता है ताकि खाद्य सुरक्षा भी हो सके, राइट, गरीबी निवारण हो सके, या फिर हम एक तरीके से कहें कि किसी भी गरीब की जो मृत्यु है वो भूख की वजह से ना हो सके।
दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कि जो कृषिगत उत्पादन में वृद्धि हेतु भी ये क्या होती है, अति अनिवार्य होती है। हमने बहुत पढ़ा था कि जो सीमांत एवं लघु कृषक होते हैं उनके पास में कृषि में निवेश हेतु खाद या उर्वरक खरीदने हेतु उतना क्रेडिट नहीं होता है, इसीलिए सरकार कृषिगत उत्पादन में वृद्धि हेतु भी सब्सिडी प्रदान करती है। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कि ऐसे क्षेत्र जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अविकसित है या बहुत ही क्या है, पिछड़े हैं, तो उन क्षेत्रों के विकास के लिए भी सरकार वित्तीय सहायता देती है या सब्सिडी देती है। जैसे उद्योग मंत्रालय ने बिहार के विकास के लिए बिहार के कई जिलों में कर मुक्त व्यवस्था क्या की है, लागू की है, ताकि वहां पर उद्योगों की स्थापना हो सके। जब वहां पर उद्योगों की स्थापना हो जाएगी तो वहां पर एक तरीके से टैक्स जो है कर मुक्त व्यवस्था होगी, जिससे कई उद्योगों की स्थापना हो पाएगी और वो अविकसित या पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो पाएगा। अगला हो जाएगा कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़ाने हेतु, और ये जो कोष्टक में मैंने लिखा है तो हम इसको रेफरेंस के तौर पर लिख सकते हैं कि जो दुनिया के अधिकांश विकसित देश होते हैं वो कृषि में निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या देते हैं, सब्सिडी देते हैं। अब कैसे, आप समझिए। यहाँ पर देखिए, अगर जैसे कोई भी गेहूं है, राइट, अब हमारे देश में जैसे गेहूं का जो मूल्य है वो कितना है, 2500 रुपये है। अब अगर इसको हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बेचें तो वो क्या हो जाएगा, उतने दाम पर हो सकता कम्पीट ना करे, इसलिए सरकार किसानों को क्या कर सकता है, सब्सिडी दे सकते हैं, जिससे किसानों को तो वित्तीय सहायता मिल जाएगी, बाकी जो अनाज है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, जिससे निर्यात में क्या होगी, वृद्धि होगी। वहीं तो जो विकसित देश हैं वो निर्यात बढ़ाने के लिए, परंतु जो विकासशील देश होते हैं वो अपने कृषकों के हितों की रक्षा के लिए, ताकि जो देशु कृषक हैं उनके एक तरीके से नुकसान ना हो सके, या अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घरेलू कृषि उत्पाद हैं वह कंपीट कर सकें या प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसलिए इनपुट अर्थात हम कह सकते हैं कि खाद बीज उर्वरक, आउटपुट में हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग, दोनों के लिए यहाँ पर जो है सब्सिडी दी जाती है। और सबसे अगला क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु। जैसे पहले स्वतंत्रता के समय हमारे देश में खाद्यान्न की समस्या थी, जिसको दूर करने के लिए हरित क्रांति अपनाई गई, और हरित क्रांति में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हेतु भी जो है सरकार ने सब्सिडी प्रदान की है। अब हम यहाँ पर जो है सब्सिडी के विभिन्न रूप या प्रकारों की चर्चा करेंगे। हो सकता है 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि सब्सिडी के विभिन्न रूपों को बताइए या सब्सिडी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे सब्सिडी के कई प्रकार होते हैं, जैसे खाद्यान्न सब्सिडी दी जाती है, फिर खाद्य उद्योग के विकास हेतु सब्सिडी दी जाती है, पेट्रोलियम पदार्थों पर उर्वरक सब्सिडी, धार्मिक सब्सिडी, औद्योगिक सब्सिडी, सामाजिक सब्सिडी और कृषि सब्सिडी, राइट। जिसमें से अगर हम देखें तो कृषि जो सब्सिडी है ये मुख्य रूप से बहुत हम अच्छे से पढ़ेंगे, और बाकी की जो जितनी भी सब्सिडी हैं उनको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम एक एक सब्सिडी को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला हो जाएगा यहाँ पर खाद्यान्न सब्सिडी। खाद्यान्न सब्सिडी से क्या मतलब हुआ कि ऐसी सब्सिडी जो खाद्यान्न उत्पादों पर या अनाज पर दी जाती है उसको हम खाद्यान्न सब्सिडी कहते हैं। और खाद्यान्न जो सब्सिडी है वो पीडीएस सिस्टम द्वारा पहुंचाई जाती है, अर्थात बीपीएल कार्ड होल्डर्स को लोक जो वितरण प्रणाली है पीडीएस के माध्यम से सस्ते दामों पर जो है अनाज उपलब्ध कराया जाता है, राइट। और इसमें समाज के जो वंचित वर्ग होता है या बीपीएल कार्डधारी होते हैं उनको हमारे देश की जो उचित मूल्य की दुकानें हैं उन उचित मूल्य की दुकानों से उनको सस्ते दामों पर जो है, यह हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सब्सिडाइज मूल्य पर अनाज प्राप्त करवाया जाता है, जिसे ही हम क्या कह सकते हैं, खाद्यान्न सब्सिडी कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो सब्सिडी है ये सीधे लोगों को नहीं दी जाती है।
कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने 5 किलो गेहूं खरीदा तो सरकार सीधा 5 किलो का, जैसे हम यहाँ पर 20 रुपये के हिसाब से देखें तो 100 रुपये जो है वो लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर रही, बल्कि सरकार यहाँ पर क्या कहती है कि जो 20 रुपये किलो का जो अनाज है, प्रति 20 रुपये पर केजी का जो अनाज है उसको हम 3 रुपये पर क्या करेंगे, उपलब्ध करवाएंगे। अर्थात सरकार यहाँ पर 17 रुपये की क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो 17 रुपये की सब्सिडी है ये सरकार लाभार्थियों को ना देकर, ये जो लागत की जो क्षतिपूर्ति होती है वो किसको करती है, एफसीआई को दी जाती है। तो सीधा हम कह सकते हैं कि ये जो सब्सिडी की जो क्षतिपूर्ति कीमत है वो किसको दी जाती है, एफसीआई को दी जाती है, ताकि एफसीआई जो है वो गेहूं या अनाज को खरीद सके, उसका बफर स्टॉक मेंटेन कर सके और उसका वितरण कर सके। राइट। अब यहाँ पर जो खाद्यान्न सब्सिडी के उद्देश्य क्या है, सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, और दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि किसानों को उचित मूल्य की जो है सुरक्षा प्रदान करना। इसको भी हमने कृषि में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि एमएसपी द्वारा किसानों को उचित मूल्य की जो है सुरक्षा प्रदान करना, ये खाद्यान्न सब्सिडी के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। अगला हो जाएगा खाद्य उद्योग हेतु। हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या खाद्य उद्योगों का विकास हो सके, इस हेतु सरकार द्वारा जो है दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। वहीं मछली पालन हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, मुर्गी पालन हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, एवं फलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु भी वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे हम कह सकते हैं कि खाद्य उद्योग हेतु सब्सिडी। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा पेट्रोलियम पदार्थों कर। आपको पता होगा कि हमारे देश में ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या एलपीजी पर क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। अब यहाँ पर भी आपको ये सोचना है कि ये जो सब्सिडी है, चाहे पेट्रोल पर, डीजल पर या एलपीजी पर, ये एलपीजी को अगर हम अलग कर दें तो एलपीजी की सब्सिडी तो लाभार्थियों के खाते में आती, इसको अगर हम अलग कर दें तो पेट्रोल एवं डीजल पर जो सब्सिडी होती है वो सब्सिडी, अगर हम ये कहें कि जैसे आर्थिक लागत की जो क्षतिपूर्ति या सब्सिडी जो होती है वो सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को ना देकर किसको दी जाती है, पेट्रोलियम कंपनियों को। क्योंकि क्या होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर हमारे देश में जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एकदम से रेट बढ़ेगा तो पूरे मार्केट में मुद्रास्फीति या महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। इसीलिए सरकार क्या करती है कि जो पेट्रोलियम कंपनियां होती हैं जो कि क्रूड ऑयल को खरीदती हैं और उसको रिफाइन करके फिर पेट्रोल, डीजल जैसे उत्पाद बनाती हैं, उनको ये जो है सब्सिडी क्या है, दी जाती है। अर्थात जो आर्थिक लागत की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा पेट्रोल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल या ओएनजीसी आदि को दी जाती है। राइट। वहीं अगर हम एलपीजी की चर्चा करें तो जो एलपीजी की जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है वर्तमान समय में। अब चौथी हो जाएगी यहाँ पर उर्वरक सब्सिडी। उर्वरक सब्सिडी क्यों आवश्यक है? देखिए, हमारे देश में पहले खाद्यान्न की समस्या है और खाद्यान्न उत्पादन के लिए उर्वरकों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारे देश के किसान अगर उर्वरक फर्टिलाइजर्स खरीदने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए उनकी सहायता हेतु उर्वरक खरीद को संभव बनाने के लिए सरकार द्वारा जो है सब्सिडी दी जाती है। राइट। और इससे क्या होगा, इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। और यहाँ पर जो जितने भी उर्वरक हैं, उर्वरकों की बात करें तो वहाँ पर नाइट्रोजन आधारित उर्वरक होते हैं। राइट। फिर पोटेशियम और फास्फोरस आधारित जो हैं उर्वरक होते हैं। इन सब में से जो सबसे ज़्यादा सब्सिडी है वो किस पर होती है, यूरिया पर ही होती है, क्योंकि हमारे देश में यूरिया पर खपत सबसे ज़्यादा होती है। तो जो सबसे अधिक या 70% जो सब्सिडी है वो यूरिया पर ही दे दी जाती है। और यहाँ पर भी यही याद रखना है कि वर्तमान समय में जो सब्सिडी है वो सरकार द्वारा सीधे जो उर्वरक कंपनियां हैं उनको ही जो है सब्सिडी दी जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उर्वरक सब्सिडी का 60% लाभ ही
केवल किसानों तक पहुंच पाता है। अब क्यों? क्योंकि कृषि वाले जो टॉपिक था उसमें मैंने सीधा बताया था कि यहाँ पर जो यूरिया है उसका स्मगल बांग्लादेश, नेपाल एवं नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड में किया जाता है, राइट। इस वजह से जो जो कंपनियों को जो सीधी क्या दी जाती है, सब्सिडी कंपनियों को दे दी जाती है, लेकिन वो कंपनियां जो हैं, कंपनियों से जो यूरिया या उर्वरकों का उत्पादन होता है उसमें से विशेषकर यूरिया उसका स्मगल हो जाता है, राइट। इसके साथ ही अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए क्या समाधान है, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर जितनी ज़्यादा सब्सिडी अधिक होगी उतना ही एनपी के अनुपात जो है क्या प्रभावित होगा, राइट। अगर सस्ते दामों पर उर्वरक मिलेंगे तो किसान बगैर सोचे समझे चाहे नाइट्रोजन आधारित, फास्फोरस आधारित उर्वरकों का प्रयोग करते रहेंगे, जिससे जो मृदा का मौलिक अनुपात है उसमें क्या होगी, गड़बड़ी होगी। इस वजह से सरकार ने अब क्या किया कि पोषक आधारित NBS न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है वो योजना लागू की है, जिसको हम कृषि के जो टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर धार्मिक सब्सिडी, राइट। तो धार्मिक सब्सिडी भी हमारे देश में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हज यात्रा पर जाना जाता है तो उसकी वित्तीय सहायता की जाती है। वैसे ही ननकाना साहिब गुरुद्वारा की यात्रा पर भी सब्सिडी दी जाती है। वैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर एवं हमारे देश में कई राज्यों में तीर्थ दर्शन ट्रेनें चल रही हैं या इससे संबंधित योजनाएं चल रही हैं, जिनके माध्यम से श्रद्धालुओं को, राइट, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाती है और इसमें जो वित्तीय सहायता होती है उसको हम धार्मिक सब्सिडी कह सकते हैं। अगला हो जाएगा औद्योगिक सब्सिडी। जैसे हमारे देश के कई पिछड़े राज्यों, कई पिछड़े क्षेत्रों में जो है विकास हेतु कर मुक्त व्यवस्था लागू की जाती है। जैसे मैंने बिहार का उदाहरण दिया था, भाई अगर कर कम होगा या कर फ्री होगा तो वहाँ पर औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं वो अधिक मात्रा में क्या होंगी, स्थापित होंगी। तो सीधी सी बात है, इससे क्या होगा, औद्योगिक विकास होगा। दूसरा आपको पता है कि सरकार जो रिटेलर में, जैसे पीएम मुद्रा स्कीम हो जाएगी, पीएम मुद्रा स्कीम हो जाएगी या फिर जो है स्ट्रीट वेंडर योजना हो जाएगी, ऐसी कई योजनाओं के माध्यम से सरकार निम्न ब्याज दर पर ऋण दे रही है ताकि देश के नागरिक स्वरोजगार के माध्यम से या रोजगार सृजन करने में या रोजगार प्राप्त करने में इसका फायदा ले सकें, राइट। या फिर कंपनियों के लिए भूमि, सस्ते दामों पर भूमि उपलब्ध कराती है, यह भी एक सब्सिडी का रूप होगा। यह लघु उद्योग विकास हेतु सरकार करों में क्या देती है, विशेष प्रकार की रियायत देती है, छूट देती है, यह भी क्या है, औद्योगिक सब्सिडी है। वहीं अगर आप देखें कई बार अगर हम जैसे आयात की बात करते हैं, अब हमारे घरेलू उत्पादों को जो है प्राथमिकता देना, तो सरकार क्या करेगी, उस पर कर क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो जो विदेशी वस्तुएं हैं वो महंगी हो जाएंगी, फलस्वरूप जो है हमने क्रॉस सब्सिडी समझी थी, उससे देसी वस्तुएं जो हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। या फिर हम ये कहें कि जो निर्यात वस्तुएं हैं, जो निर्यात वस्तुएं हो रही उस पर जो है टैक्स कम कर दे, तो उससे उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। अर्थात आयात एवं निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर या कम या बढ़ाकर जो है औद्योगिक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक सब्सिडी, जिसको हम देखते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में पहला हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा जो है एक तो स्कॉलरशिप दी जाती है, राइट, और इसके साथ ही RTE राइट टू एजुकेशन के माध्यम से चाहे कोई प्राइवेट स्कूल हो उसकी कुछ सीटें जो होती हैं वो एक तरीके से जो BPL कार्ड होल्डर्स होते हैं या निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कुछ सीटें क्या होती हैं, रिजर्व होती हैं, जिसके लिए सरकार उनको क्या करती है, अनुदान देती है। तो इस तरीके से या तो छात्रवृत्ति के रूप में या RTE के माध्यम से जो है सरकार सामाजिक क्षेत्र में सब्सिडी या शिक्षा के क्षेत्र में देती है। वहीं स्वास्थ्य पर क्या हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना बता चुका हूँ। आवास के क्षेत्र में PM आवास योजना, अगर आप कोई घर खरीदेंगे तो जो भी महिला है, अगर उस महिला उसकी क्या है, जो महिला के नाम पर वह संपत्ति है, तो सरकार द्वारा 2.5 लाख की क्या दी जाएगी, यहाँ पर
सहायता दी जाएगी, या फिर रोजगार में मनरेगा के तहत जो है वो सहायता दी जाती है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कृषि सब्सिडी, राइट। तो विशेषकर आप ध्यान रखें कि कई बार जो है पुस्तकों में आपको मटेरियल केवल और केवल कृषि सब्सिडी के बारे में मिलता है, इसलिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी की सारी बहुत आईएमपी हैं, बहुत अच्छे से आपको इनको याद करना है, इनको रिवाइज करना है। तो कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो यहाँ से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो कृषि का हमारा लेक्चर था 6वां, 7वां, 8वां, ये तीनों लेक्चर्स में हमने कृषि से संबंधित, चाहे वो भूमि से संबंधित हो, सिंचाई से हो, मशीनीकरण से हो, उर्वरक से संबंधित हो, हर प्रकार की सब्सिडी, हर प्रकार की योजना को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो एक बार आप पुराने वीडियोस को भी देख लें, ताकि ये टॉपिक, पुराने वीडियोस को देख लिया तो कुछ नहीं, ये जो वीडियो है उसका ही क्या एक तरीके से कंक्लूजन है या सार है। अब हम समझते हैं कि कृषि में ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको पता है कि स्वतंत्रता के बाद में हमारे देश में जो है एक तो कृषि विकास की दर कम थी, वहीं पर चीन के साथ में युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध, और फिर 2 अकाल पड़े जिसकी वजह से खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हुई, और उस खाद्यान्न समस्या से निकलने के लिए हमारे देश में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि सब्सिडी की क्या हुई, शुरुआत हुई। और यहाँ पर हरित क्रांति, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नई कृषि रणनीति के अंतर्गत तकनीकी कुशलता को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्मीकांत झा समिति है, उस समिति की सिफारिश पर कृषि क्षेत्र में सब्सिडी प्रदान करना प्रारंभ हुई। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो सब्सिडी है वो कैसी है, कीमत आधारित नीति है। अर्थात यहाँ पर कृषि जो उत्पाद है उनका लागत मूल्य जो है क्या है, नियंत्रित किया जाता है। अब लागत मूल्य नियंत्रित क्यों किया जाता है, उसके 2 फायदे हैं। एक तो भारतीय सरकार किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है, राइट। अब अगर किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है और हमने जो है जितना भी अनाज है उसको बहुत महंगा कर दिया, तो फिर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो भुखमरी का शिकार हो जाएगा, क्योंकि अनाज महंगे हो जाएंगे तो वो खरीद नहीं पाएंगे। इसीलिए सरकार को निम्न वर्गों तक अनाज का वितरण भी करना है और किसानों को उनका उचित मूल्य भी दिलाना है। इसीलिए सरकार क्या करती है, लागत मूल्य निर्धारित यहाँ पर करती है। अर्थात जो वर्तमान की जो नीति है वो कैसी है, कीमत आधारित नीति है। इससे क्या होगा कि उत्पादन हेतु जो है कृषक तो क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे, उनको उनकी कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिल जाएगा। वहीं जो उपभोक्ता हैं वो कृषि उत्पादों को कम कीमत पर क्या कर लेंगे, प्राप्त कर पाएंगे, राइट। अब कृषि में सब्सिडी कितने प्रकार की होती है, तो कृषि में सब्सिडी कई प्रकार से दी जाती है। जैसे उर्वरक सब्सिडी, जैसे यूरिया, पोटास, फास्फोरस आधारित जो उर्वरक होते हैं उस पर सरकार सब्सिडी देती है। वहीं सिंचाई पर, अब यहाँ पर सिंचाई पर कैसे, जो आधुनिक सिंचाई पद्धतियाँ हैं जैसे स्प्रिंकलर हो जाएगा, स्प्रिंकलर है या ड्रिप सिंचाई जो संयंत्र है, अगर आप उनको खरीदेंगे तो उस पर सब्सिडी मिलती है और वो भी नगद सब्सिडी मिलती है। वहीं सरकार जो है वो नहर निर्माण में भी क्या करती है, मदद करती है। वहीं जो कृषि क्षेत्र में बिजली होती है उसकी दर भी औद्योगिक बिजली से क्या होती है, बहुत कम होती है। अर्थात बिजली भी क्या होती है, कृषि क्षेत्र में सब्सिडाइज होती है। वहीं अगर कृषक विभिन्न मशीनों को खरीदते हैं जैसे हार्वेस्टर है, ट्रैक्टर है, मोटर पंप है, पॉली हाउस है, तो वहाँ पर भी सरकार जो है सब्सिडी प्रदान करती है। या फिर किसानों को कम ऋण पर या कम दरों पर क्या करती है, ऋण उपलब्ध कराती है, और ये किस माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा। अगला, सरकार बीज हो या कीटनाशक हो उन पर भी सब्सिडी देती है। फिर सरकार कृषि शोध पर जो निवेश है उसमें भी अच्छा खासा योगदान देती है और कृषकों को कृषि के लिए प्रशिक्षण देती है। तो इस तरीके से कई क्षेत्रों में जो है वो सब्सिडी देती है। अब ये हो सकता है 5 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाए, तो ये मैंने आपको बहुत संक्षेप में लिखा है, राइट। इसको अगर आपने देख लिया तो हम इसको एग्जाम में आसानी से बहुत 50 या 100 शब्दों में भी हम इसको लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर हो जाएगा, ये इसका ही अगला भाग है, उत्पादन पश्चात सरकार क्या करती है, नकदी सहायता भी देती है। जैसे क्या हो जाएगा,
बोनस हो जाएगा। बोनस कब? कई बार क्या होता है कि सरकार एमएसपी पर गेहूं एवं धान को खरीदती है, लेकिन हो सकता है कि कई बार सरकार जो है चुनाव जीतने के लिए या फिर अन्य कारणों से, हो सकता है कि उस साल जो है अगर फसलों की बर्बादी हुई है तो सरकार कई बार क्या करती है, बोनस भी देती है कि प्रति क्विंटल 100 रुपये बोनस, इस तरीके का बोनस देती है, तो ये भी नकदी सहायता होगी। अगला अवसंरचनात्मक सब्सिडी, अर्थात सरकार किसान कॉल सेंटर का क्या करती है, स्थापना करवाती है, सड़कों की व्यवस्था करवाती है, सूचना उपलब्ध करवाकर, राइट। फिर कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के लिए निर्यात सब्सिडी देती है। फिर कर्ज माफी की स्कीम, ये तो आपको फिर बहुत अच्छे से पता है, जब किसान कृषि क्षेत्र में जो है कर्ज नहीं दे पाते हैं तो उनकी कर्ज माफी के विभिन्न प्रकार की यहाँ पर योजनाएं चलाई जाती हैं। अब कृषि में कई प्रकार की जो है सब्सिडी दी जाती है, और इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो अधिकांश सब्सिडी है वो कैसी है, अप्रत्यक्ष प्रकार की है, राइट। और इस वजह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। वास्तविक रूप से कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए या फिर हम ये कहें कि खाद बीज पर जो सब्सिडी मिलनी चाहिए उस पर बड़े पैमाने पर क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। इसलिए वर्तमान समय में कृषि में जो अप्रत्यक्ष सब्सिडी है उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए यहाँ पर देश के बड़े अर्थशास्त्रियों के द्वारा अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक की मांग की जा रही कि भाई उसको सरकार को नहीं देना चाहिए। उसकी जगह पर जैसे हम एलपीजी पर डीबीटी के माध्यम से क्या करते हैं, सीधा सब्सिडी किसानों के, सीधा जो लाभार्थी हैं उनके खातों में पहुंचा देते हैं, वैसे ही यहाँ पर प्रत्यक्ष सब्सिडी के माध्यम से किसानों को कृषि सब्सिडी दी जानी चाहिए, उससे ज़्यादा जो है लाभ होगा, राइट। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, अब वर्तमान समय में देखिए कृषि जो कानून है वो कृषि कानून चर्चा में है, इसलिए एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। अब अगर हम समझें कि चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको हिंट किया कि बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है जिससे वास्तविक लाभार्थियों तक तो ये सब्सिडी पहुँचती नहीं, लेकिन अगर हम इसको पूरी तरीके से हटा दें तो क्या ये उचित होगा? नहीं, ये बिल्कुल नहीं उचित होगा, राइट। क्यों? क्योंकि हम इसके यहाँ पर लाभ को समझेंगे तो कृषि सब्सिडी वर्तमान में क्यों आवश्यक है, राइट, क्यों आवश्यक है या कृषि सब्सिडी के क्या लाभ हैं उसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो कृषि सब्सिडी लाभदायक है या वर्तमान में भी आवश्यक है, क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय हेतु। पहला क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय को लागू करने में यहाँ पर क्या होता है, सहायक होता है, राइट। जो निम्न आय वर्ग के या लघु या सीमांत के कृषक होते हैं, एक तो वो जो भी उत्पादित करते हैं उससे उनको कम आय होती है जिसमें वो अपने जीवन यापन का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, अर्थात उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कृषि में सब्सिडी देना लाभदायक है। दूसरा क्या हो जाएगा, निम्न आय समूह के किसान को इससे क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तीसरा, यहाँ पर कृषि के जो सब्सिडी है, सब्सिडी के रूप में जो आय प्राप्त होती है उससे कृषक को क्या होता है, काफ़ी मदद मिलता है, अर्थात सामाजिक न्याय हेतु कृषि सब्सिडी आवश्यक है। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कृषि आगत या इनपुट हेतु। मैंने बताया था कि हमारे देश में पहले खाद्यान्न समस्या थी और उसके लिए हरित क्रांति के माध्यम से हमने कृषि इनपुट या आगत में निवेश करना प्रारंभ किया, अर्थात उत्पादकता तभी बढ़ सकती है जब हम अच्छे खाद, अच्छा बीज, कृषि उपकरणों का प्रयोग करेंगे, अर्थात अगर उत्पादन में वृद्धि करनी है तो फिर सब्सिडी क्या है, आवश्यक है। वैसे ही किसान जो है बाजार कीमत पर ना तो खाद खरीद सकता है, ना बीज, ना ही मशीन। इसीलिए अगर हम कृषि में हमको इन्वेस्ट करना है, कृषि आगत को में निवेश करना है तो सब्सिडी क्या है, अनिवार्य हो जाती है, राइट। तीसरा यहाँ पर तर्क ये है कि ग्रामीण विकास के लिए, राइट, एवं कृषि आजीविका, राइट, ग्रामीण विकास के लिए भी तथा कृषि आजीविका की सुरक्षा के लिए भी जो है, कृषि आजीविका के लिए भी क्या होता है, ये अति आवश्यक होता है। क्योंकि आपको पता है कि भारत की आज भी 50% से अधिक आबादी कहाँ रहती है,
ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। नेक्स्ट हो जाएगा कि सब्सिडी के द्वारा जो है फसल पैटर्न को वांछित दिशा हम क्या है प्रदान कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में अगर दाल जो है, दालों की कमी है, दाल हम आयात कर रहे हैं, तो अगर दालों पर एमएसपी में वृद्धि होती है तो जो किसान है वो दालों का उत्पादन करना शुरू कर देंगे, अर्थात वांछित दिशा में फसल पैटर्न को हम ले जा सकते हैं। वहीं कृषि विकास होगा, फलस्वरूप जो है एक तो कृषि विकास होगा, उसके फलस्वरूप जो है औद्योगिक क्षेत्र हेतु कच्चा माल भी आसानी से उपलब्ध होगा। अगला, चूंकि व्यापारिक उदारीकरण हुआ है और उसके चलते जो आयातित विदेशी वस्तुएं होती हैं उनसे प्रतिस्पर्धा में हमारे कृषि उत्पाद क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर सब्सिडी अनिवार्य है। अगला हो जाएगा कृषि आगत या कृषि इनपुट को नियंत्रण में रखने हेतु, फिर खाद्य सुरक्षा एवं उत्पादन की बढ़ोतरी हेतु, फिर कृषि को आधुनिकीकरण के हेतु। भाई कृषि का आधुनिकीकरण तभी होगा जब हमारे देश के किसान नई मशीनों का, बीजों का, खाद का, इनका प्रयोग करेंगे और इसके लिए सब्सिडी क्या है अनिवार्य है। या फिर हम ये कहें कि ओवरऑल कृषि में विकास हेतु कृषि क्या है सब्सिडी आवश्यक है। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि ये तो हमने सकारात्मक पक्ष देखा। अब यहाँ पर कृषि में जो सब्सिडी दी जाती है उससे कौन सी हानियां होती है, तो एग्जाम्स में यहाँ पर 11 नंबर में या फिर 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृषि सब्सिडी से कौन सी हानियां होती हैं, स्पष्ट करिए, राइट। या फिर कृषि सब्सिडी देश के लिए कैसे जो है परेशानियां उत्पन्न करती है, इसकी विवेचना कीजिए। या फिर हम कह सकते हैं कि कृषि सब्सिडी पर विवाद क्यों है, चर्चा करिए। ये तीनों प्रश्न 11 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, जिस पर हम बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। तो कृषि सब्सिडी से क्या हानियां होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं, या इस पर विवाद क्यों है, इसको समझते हैं। तो इसका पहला तो यही हो जाएगा कि राजकोषीय घाटे में क्या हो रही है, बढ़ोतरी होती है। भाई जितना सरकार सब्सिडी देगी उतना ही क्या होगा, राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी होगी। और आपको अच्छे से पता है कि अगर राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी होगी तो सरकार की जो है भुगतान क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें भी अधिक से अधिक जो है धन खर्च नहीं कर पाएगी। दूसरा, अगर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की जो वैश्विक रेटिंग है उसमें भी क्या होगी, कमी आएगी। और जब वैश्विक रेटिंग में कमी आएगी तो फलस्वरूप निवेश भी हमारे देश में कम होगा और इसके कई और परिणाम भी दृष्टिगोचर होंगे। दूसरा, यहाँ पर ये मैंने बहुत अच्छे से बताया कि सब्सिडी के कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, राइट। सब्सिडी के कारण अधिक से अधिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, या फिर हम ये कहें कि खाद का अंधाधुंध तरीके से क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। और कृषि में जब जरूरत से ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है तो उससे एक तो मृदा जल प्रदूषित हो रहा है या भूमिगत जल प्रदूषित हो रही है, मृदा प्रदूषित हो रही है, और साथ ही साथ पराली जलाना या अन्य प्रकार से प्रदूषण भी फैल रहा है। इसके साथ ही इससे फसल पैटर्न भी क्या हो रहा है, विकृत हो रहा है। भाई हमारे देश में एमएसपी जो है, बहुत अच्छे से बताया था मैंने कि एमएसपी जो है गेहूं एवं चावल की ही क्या होती है, खरीदी होती है। इसकी वजह से जो जितने भी व्यक्ति हैं, वो जितने भी किसान हैं, वो गेहूं एवं चावल को प्राथमिकता देते हैं और बाकी फसलों को बोने पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि एक तरफ गेहूं एवं चावल का उत्पादन हमारे पास में बहुत है, मतलब सरप्लस है, और हमें दालें जो हैं वो क्या है, विदेशों से आयात करनी पड़ रही। वैसी फल सब्जियां हम कई बार हमको आयात करना पड़ता है। तो एक तरफ हमारे पास में कुछ जो खाद्यान्न है वो ज़रूरत से ज़्यादा है और वहीं पर हमको कुछ खाद्यान्न जैसे दालें हैं वो हम आयात कर रहे हैं, खाद्य तेल आयात कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से इम्बैलेंस की सिचुएशन है, या इससे फसल जो पैटर्न है वो भी क्या है, विकृत हो रहा है। अगला मैंने बताया था कि सब्सिडी के कारण जो अनुपात होना चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का, उसमें भी विकृति हो रही है। और उससे क्या होगा, भूमिगत जल
एवं मृदा भी क्या होगी, प्रदूषित होगी। वहीं जो सब्सिडाइज युक्त जो है भाई सब्सिडी युक्त बिजली होती है, उस सब्सिडी युक्त बिजली के कारण जो है सिंचाई में भी क्या होती है, सिंचाई में जल का अतिदोहन होता है और इसकी वजह से भूमिगत जल जो है वो बहुत तेजी से गिर रहा है। कई संस्थाएं ये संकेत दे चुकी हैं कि 2050 तक भारत में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ पर आज भी वाटर इंटेंसिव या हम ये कहें कि जल प्रधान फसलों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे धान है या गन्ना है, राइट। जबकि हमें धान गन्ना की जगह पर ज्वार बाजरा जैसी जो कम जल प्रधान फसलें हैं उनको बोना चाहिए, राइट। अगला हो जाएगा कि यहाँ पर जो कृषि का अवसंरचना क्षेत्र है, जैसे भंडार गृह, हरित गृह, इसके निवेश में भी कमी आ रही। भाई जब सारा का सारा जो, जैसे हम ये कहें कि भाई सरकार के पास में जो भी बजट कृषि में है, अगर पूरा का पूरा सब्सिडी में चला जाएगा तो सरकार यहाँ पर ना तो जो है हरित गृह या कोल्ड स्टोरेज बन पाएगी, ना ही स्टोरेज बन पाएगी। और यही तो वजह है जिसकी वजह से आज भी जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। अगला हो जाएगा कि इससे जैविक कृषि को ही क्या है, हतोत्साहन हो रहा है। भाई जब सस्ते दामों पर खाद्य बीज मिलेगा तो लोग जो हैं वो महंगे तरीके से जो है जो देसी खाद है उसका उत्पादन और उसका प्रयोग करके कम उत्पादन क्यों करेंगे। भाई जैविक कृषि में क्या होता है कि जैसे जो खाद है या हरित खाद है उसका प्रयोग करके जैविक उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर जब जो बाकी की वस्तुएं हैं चाहे यूरिया वो सस्ते दामों पर होंगी, अधिक उत्पादन होगा, इसीलिए जो सब्सिडी कई बार जैविक कृषि को भी हतोत्साहित करती है। अगला जो कृषि सब्सिडी है उससे बड़े किसानों को क्या है, लाभ मिल रहा है। और एक शब्द में मैं आपको कहूँगा एमएसपी वाला लेक्चर देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है कि उर्वरक जो है सब्सिडी उत्पादक को देते हैं। मैंने बताया कि जो उर्वरक सब्सिडी है वो किसानों को नहीं मिलती बल्कि किसको मिलती है, उत्पादक को मिलती है। और इस वजह से कृषकों तक केवल और केवल 60% लाभ ही पहुँचता है। बाकी का जो 40% लाभ ये हम कहें कि जो सब्सिडाइज्ड यूरिया होता है या उर्वरक होते हैं वो दूसरे देशों में या दूसरे फील्ड में जो है स्मगल कर दिए जाते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भाई कृषि क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की जो है सब्सिडी क्या होती है, सहायक होती है। अतः सब्सिडी को एकदम से समाप्त करना जो है वो युक्ति संगत क्या है, बिल्कुल नहीं है। परंतु हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जो सब्सिडी है वो कैसी होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए एवं कैसी होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होनी चाहिए, ताकि निम्न किसानों तक या निम्न तबकों तक भी सब्सिडी का लाभ पहुंच सके। तो ये था हमारा यहाँ पर सब्सिडी का टॉपिक। अब अगले लेक्चर में हम जो है अप्रत्यक्ष सब्सिडी को भी पढ़ेंगे और उसी से लगा हुआ टॉपिक है नगद लेन देन, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।